लाइव तो नहीं है ना? अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस बने 1 माह मुकम्मल हो गया है और हमने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट कैसी सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद। ज़रा इस पर बात करें क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का रावी भी चैन ही चैन लिख रहा है। मुल्क में एक जिसे कहते हैं एक तलातुम बरपा है। लोग उठाए जा रहे हैं, टीवी स्टूडियोज़ में ले जाके इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, ओपनली कहा जा रहा है इलेक्शन तो जनवरी में भी नहीं होंगे और इलेक्शन मैटर्स भी पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। ये इतने जिसे कहते हैं ना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या है आखिर? तो इसके ऊपर मैंने खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की थी और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर सहाफ़ी हैं नासिर इकबाल साहब। 90 की दहाई से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, डॉन के कॉरस्पॉन्डेंट हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इसके अलावा हसनात मलिक हैं मेरे साथ, ट्रिब्यून के लिए रिपोर्ट करते हैं, अपना बहुत ज़बरदस्त वीलॉग भी करते हैं। और अगेन मुझे हमेशा मैं मानता हूँ कि मेरे फेवरेट वन ऑफ द जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा मरीम नवाज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक नया इजाफ़ा है लेकिन बड़ी अच्छी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज़ के लिए रिपोर्ट करती हैं। तो मैंने कहा कि इन तीनों से पूछते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश की है जेंडर बैलेंस भी करें और जिसे कहते हैं ना सीनियर और ज़रा यंग जर्नलिस्ट का भी थोड़ा इंतज़ार है, तो ज़रा सबका आपको ताकि समझ आए ये हो रहा क्या है। तो नासिर भाई, ये चीफ जस्टिस तो बन गए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उसके बाद आपको कोई कोर्ट में कोई फ़र्क महसूस हुआ है? कोई आपको लगा है कोई फ़र्क आया है इस 1 माह में? शुक्रिया असद तूर साहब। देखिए, एक फ़र्क तो है जो विजिबल है और वो ये है कि जो माहौल पहले टेंशन की थी ना, वो ख़त्म हो गई है। अब ये कंजीनियल है और आपको जो आप अगर उस बेस पे बात करें ना कि जो फुल कोर्ट में हो रहा था कि ताबड़तोड़ क्वेश्चंस हो रहे थे और चीफ जस्टिस की रिक्वेस्ट के बावजूद जजेस लेफ़्ट एंड राइट जो है वो ऑब्जर्वेशंस दे रहे थे, वो बाहर था, वह कोर्ट रूम तक था, कोर्ट रूम के पीछे नहीं था। कोर्ट रूम के पीछे बिल्कुल नॉर्मल थे। तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि काजी साहब आने के बाद जो उन्होंने जो सबसे अच्छा इक़दाम है उनका, वो ये है कि माहौल अब बहुत पुरसुकून हो गया। देखें, हर जज इंडिपेंडेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक लाइन फॉलो करेंगे या टो करेंगे एक ही लाइन। हर जज वो जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगा, वो अपना जहन जो भी उनके समझ में आती है वो बोलेंगे। लेकिन जो ये ग्रुपिंग वाली कंसेप्ट है ना कि ग्रुप्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी लाहौरी ग्रुप एक्टिव है, ये है वो है, उनका इन्फ्लुएंस है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बज़ाहिर माहौल जो है वो उतना ज़्यादा टेंशन वाला नहीं है। लेकिन अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी कल की जो जजमेंट आई है उसमें भी आपने देख लिया और पहले भी कि सुप्रीम कोर्ट अकाउंटेबिलिटी से नहीं मतलब वो कहती है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिक गेज या पब्लिक स्क्रूटनी से वो उन्हें कोई वो ख़ाइफ नहीं है। वो कहते करो जो है, आप दिल भर के बात करो। हाँ, लेकिन ये और दूसरी बात है कि चीफ साहब जो है वो आउट ऑफ द वे जाके ऑर्डिनरी लिटिगेंट्स को मतलब उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक केस लगाते हैं, टाइम ये देना वो। लेकिन हाँ, एक सेक्शन ज़रूर है, जैसे लॉयर्स हैं, लॉयर्स खुश नहीं हैं। लॉयर्स का उसमें अपना कसूर भी है और नहीं भी है। कसूर अपना ये है कि वो पहली वाली बात है कि तैयारी के बगैर आ जाना या वो सीनियर एडजमेंट्स लेना, वो वाली बात ख़त्म हो गई है। अब अगर लॉयर केस के बारे में बात ना करें तो चीफ साहब उन्हें रोक देते हैं, जिससे लॉयर्स इस वक्त ज़रा ख़ाइफ हो रहे हैं। तो अब आगे देखें इससे क्या बनेगा। लेकिन अभी तक जो है मेरा ख्याल है कि 1 महीना तो इतना कोई ऐसा नहीं है। अभी भी 1 महीने से हम मतलब कोई अखज़ करना कोई नतीजा, मेरा नहीं ख्याल कि इट्स टू अर्ली है। ठीक है, लेकिन वो मैं असल में इसलिए समझता हूँ 1 माह में कि काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस कोई 13 साल के लिए नहीं बने, वो 13 माह के लिए बने हैं। तो आपका तो 13 माह के लिहाज से हम उनकी एवरेज निकालेंगे ना कि पहले महीने में हम तो हसनात मलिक, आपको कोई क्या तब्दीली नज़र आई जस्टिस उमर अता बंदयाल के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले ये सुप्रीम कोर्ट करने के बाद क्या तब्दीली नज़र आई है? देखिए, जो नासिर साहब ने बात की, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि इंटरनली
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की। फुल कोर्ट मीटिंग पहले दिन, फुल कोर्ट इजलास, फुल कोर्ट बेंच बन गया। फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला आया, कल जिस तरह एक आया कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल 19A के तहत एक पटिशन जजमेंट उन्होंने दी, ये वो चीज़ें हैं जो इंटरनल एक अपने विद इन इंस्टीट्यूशन उन्होंने किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत स्लो जा रहे हैं, सीधी बात है। एक तो उनका जो ये बात कह रहे हैं वकील वो एक वकीलों को शिकवा है कि जी वो ज़रा सख्ती है करते हैं, टेम्परामेंट का इशू लेकिन उसमें नासिर साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वकीलों का अपना कसूर भी। लेकिन जज नहीं लगे दो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिस तरह कहा जा रहा था कि वो खामोश है। सबसे बड़ा जो मसला है, जस्टिस काजी फ़ाइसा के साथ लोग इस वजह से नहीं थे कि वो कोई लोग इस वजह से थे कि वो मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ होंगे। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो एक महीने से सिविल लिबर्टीज़ के मामलात हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से वो उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। मेरा ख्याल है वजह कोई उनकी टैक्टिकल होगी बात, लेकिन उसके बाद जो मामला है इलेक्शन का, सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इंतखाब पहले करने की जो आपने तब्दीलियाँ देखी है इसके ऊपर अच्छा, बताता हूँ। तब्दीली तो देखें यही हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई गई। लेकिन ये तब्दीली जो है वो बात वही है कि अगर जिस तरह है कि ये अप्रिशिएट हर कोई कर रहा है, लेकिन महीना इतना जल्दी गुजरा है, उसमें मेरा ख्याल है कि एज सच ये प्रोग्रेस जो है आम आदमी उससे पूछा जाए तो वो अभी सीधी बात है मुतमईन नहीं है। उसको भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा का फ्लेवर नहीं आया जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। मरियम, आपने इस एक माह में आपने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की भी कोर्ट को कवर किया है, अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा हैं, आपने कोई तब्दीली महसूस की या आपको लगा कि बस वो या उसी तरह जहाज़ चल रहा है या उससे स्लो हो गया है और लहरें जितनी मर्ज़ी चलती रहें लेकिन जहाज़ अपनी मर्ज़ी से जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, जब जस्टिस काजी फ़ाइसा ने ओहदा संभाला उसके फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुकर्रर किया, उसको सुनते रहे। वो जो पेस थी वो थोड़ी स्लो हो गई। अगर वो फर्स्ट डे पे ही डिसाइड हो जाता तो शायद सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। तो अब उनको भी शायद ये आइडिया हो गया कि केसेस एकदम से लग के उनके फैसले नहीं हो जाते। अगर वो कोई भी और भी केस मुकर्रर करेंगे, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट से होगा, ज़ाहिर आपको पता है नया बेंच बनेगा, फिर वो नए तरीके से सुना जाएगा, उसको भी इतना ही लंबा खींचेंगे जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में हुआ। अब ये चीज़ भी अपेरेंट हो गई है कि जजेस जो हैं वो बहुत जल्दी जब तक उनके माइंड अपने क्लियर नहीं हो जाते वो एक केस को कंक्लूजन की तरफ जाने नहीं देते। तो ऑब्वियसली वो जो पेस की बात हो रही है वो इतनी फास्ट हो ही नहीं सकती थी जितनी फास्ट पब्लिक या हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो अपने ही तरीके से चलनी थी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के बारे में तासुर था बहुत स्लो है, चीज़ों को बहुत जल्दी लेकर नहीं चलते। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। उसमें प्रॉब्लम आई थिंक जजेस का नहीं है, प्रॉब्लम जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बन चुका है उसका है। बाकी ये है कि जाहिर है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के आने के बाद ये तो हुआ कि आम जो केसेस लगना शुरू हुए, हमने भी देखा वो अच्छे तरीके से रिपोर्ट हुए। पिछले काफ़ी अरसे से ये हो रहा था कि और ये वाकई हो भी रहा था कि तासुर ये था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं। इलेक्शंस के मामले पे सुमोटो ले लिया, पीटीआई की जितनी पिटीशंस आई वो इंटरटेन हो गई। अब जो है वो आम लोगों के केसेस भी सुने जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक प्रॉब्लम ये है कि जो जाहिर है जिन केसेस से जनरल पब्लिक मुतासर हो रही है वो नहीं लगाए जा रहे, तो उससे लोगों में मायूसी फैल रही है। लेकिन आई थिंक वाकई फर्स्ट मंथ में आप उस ओवरऑल चीज़ को एवेल्यूएट नहीं कर सकते कि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। वो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ में फिर अभी आके सेटल डाउन होने में एक चीफ जस्टिस को वक्त लगता है। तो वो आई थिंक सेकेंड मंथ शायद ज़्यादा डिसाइसिव होगा कि वो उन केसेस को मुकर्रर करते हैं या नहीं करते जिनको आप या हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल फर्स्ट मंथ अच्छा था। अगर उनकी अदालत में बैठ के जो नॉर्मल रूटीन के केसेस चलते हैं उनको ऑब्जर्व करें तो जाहिर है वो हर केस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, चाहे वो किसी आम बंदे का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा केस क्यों ना हो। बाकी जो लॉयर्स के साथ थोड़ा सा टेम्परामेंट का इशू का कहते हैं, जो लॉयर तैयारी करके आता है पूरे दिन में जितने भी केसेस लगते हैं उसके साथ उनका टेम्परामेंट बिल्कुल ठीक होता है। वाकई जो ओल्ड स्कूल हैं लॉयर्स जिनसे नई चीज़ें साथ लेके चली जा रही तो उनकी डांट डपट भी होती है। तो आई थिंक
थोड़ा सा जो ओवरऑल चेंज है वो इस दौर में आ जाएगा और लॉयर्स को ये समझ में आ जाएगी कि वो जो उनका पुराना तरीक़ेकार है जनरल एडजर्नमेंट्स के साथ साथ वो डील डालने का वो अब नहीं रहा, तो थोड़ा सा चेंज आएगा इसके बाद। आप कह रही हैं कि लॉयर्स को अंदाज़ा हो जाएगा कम से कम ये वाले अगले 13 माह उनको तैयारी करनी होगी केसेस की, उसके बाद वो दोबारा से बेशक क्लाइंट के साथ जो मर्जी करें जैसे वे करते हैं। एक लाइन देखिए, लॉयर्स भी है ना, दो किस्म की कैटेगरीज है, एक जो लीडर्स हैं और एक हैं जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। प्रोफेशनल लॉयर्स के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है, उन्होंने केस करना है और घर चले जाना है और उन्होंने जो तैयारी करनी है। लीडर्स जो है ना वो तैयारी के बगैर आते हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, उनके लिए मुश्किल होगी। और वो समझते हैं क्योंकि हम लीडर हैं तो हमें अदालत इज्जत दे, क्योंकि बेंच और बार का एक ताल्लुक होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं जो असल टॉपिक है आज का वो ये, उस पर मैं कुछ चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ऐड करके फिर मैं ज़रा अपने जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ जाऊंगा। देखिए, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जबकि चीफ जस्टिस बने हैं, इससे पहले एक तासुर हमें दिया जाता था कि जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल थे वो क्योंकि पीटीआई के साथ अलाइंड हो गए थे, पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे थे, आइन से हट के वो दे रहे थे फैसले, तो शायद एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये तासुर कामयाबी से कायम करने में कामयाब रही थी कि इनके फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सियासी जमात के हक़ में दिए गए फ़ैसले हैं जो आइन से उस तरह मुताबिकत नहीं रखते, तो हम उस पर अमल दरामद के पाबंद नहीं हैं। फिर हमने देखा कि ना तो वो उन्होंने इलेक्शन का पंजाब में फ़ैसला माना, ना दीगर फ़ैसलों पर उनके अमल दरामद हुआ। लेकिन अगर ऐसा ही था तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद जिस तरह का उनको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने और DGSI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने सुप्रीम कोर्ट में ऐवान सदर में उनकी हल्फ बर्दारी में शिरकत की, उनको एक ऐसा वार्म वेलकम मिला कि जैसे रियासत उनको मान रही है कि वो आ रहे हैं। और लेकिन अगर रियासत उनको मान रही थी तो फिर उनके आने के बाद जो रियासत मावराए आइन इक़दामात कर रही थी तो रियासत को वो रोक देना चाहिए था कि अब एक ऐसा चीफ जस्टिस है जो मुल्क में आइन के मुताबिक फ़ैसले देगा और वो किसी सियासी जमात की सहूलतकारी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम पिछले 1 माह में देखें तो कुछ भी नहीं रियासत ने छोड़ा, वैसे कि वैसे ही आइन की पामाली हो रही है, सिविल लिबर्टीज़ को रोंदा जा रहा है। मैं, आप सब जानते हैं, मैं कोई पीटीआई का वो सपोर्टर यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं हमेशा से पीटीआई का क्रिटिक रहा हूँ, मैं आज भी पीटीआई का क्रिटिक हूँ, लेकिन हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हमने जो मर्जी हो जाए, हमने आइन के साथ खड़े होना है, हमने सिविल लिबर्टीज़ को सपोर्ट करना है, इन एनी केस हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करना है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे लोग उठाए जा रहे हो। तो वो एक तासुर दिया जा रहा था पिछले कुछ अरसे में कि जब चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के आखिरी माह चल रहे थे कि जी जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा कहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जी सेम पेज पर हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और मैं उससे हमेशा इत्तफाक नहीं करता था, मैं उससे इख्तलाफ करता था, कहता था कि नहीं यार, जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ये लड़ाई इस धड़े से पिछले 6 साल से लड़ रहे हैं, चीफ जस्टिस साकिब निसार के ज़माने से लड़ रहे हैं, तो वो आज भी अपनी पोजीशन पे खड़े हैं। लेकिन आज जब मैं सुनता हूँ चीज़ें कि पता चलता है डिप्लोमेट्स के पास बैठे हैं तो वो कहते हैं कि जी आपके मुल्क के फ़लाँ ताकतवर शख्सियत ने हमें बैठ के कहा कि इलेक्शन तो जनवरी से भी आगे जाएंगे, प्रिंट के कुछ सहाफ़ियों को बुला के ब्रीफिंग्स दी जाती हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की तरफ से कि इलेक्शन तो जनवरी में भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन आज तक डेट ही नहीं दे रहा इलेक्शन की कि इलेक्शन कब है, और मसरूफ़ वो एक पपिट मिनिस्टर ला के अनवारुल्लाह काकर साहब बिठाए गए हुए हैं, ठीक है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है, वो लोगों से मुलाकातें करते हैं अपने जानने वालों से, और उन्हें वो कहते हैं, ये वाज सेइंग ओपनली कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, हम इलेक्शन आगे लेके जाएंगे। ये कैसे हो रहा है इस मुल्क के अंदर? फैसल वाडा जैसे जो टेंटेड लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने जिस अंदाज में इलेक्शन लड़े, जिस अंदाज में असम्बली में आए, जिस अंदाज में वो सिविलियन सुप्रीमेसी और आइन की तौहीन करते हैं टॉक शोज़ में बैठ के, वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? सबको पता है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान जाके बोलते हैं। वो अगर जाके टॉक शोज़ में, नदीम मलिक के टॉक शो में बैठ के कह रहे कि वो नहीं, इस मुल्क में इस वक्त बादशाह 2 ही हैं, वो आर्मी चीफ है और चीफ जस्टिस है, और वही मुल्क को आगे लेके जाएंगे। मतलब माजरत के साथ मेरे लिए तो ये बड़ा तौहीन आमेज़ था कि एक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को अगर एक साकिब निसार के एक वो टाउट से अगर अपनी तर्जमानी की ज़रूरत पड़ जाए, मेरे लिए बड़ा परेशान कुन था। और फिर पिछले कुछ अर्से मैंने नोट किया है कि मेरी नज़र में तो बहुत से बुत टूटे हैं कि हमारे बहुत से ऐसे सहाफ़ी भी जो बहुत सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते थे, वो आजकल कहीं और की बातें कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ बाज़ ऐसे लोग बड़े ताकतवर लोगों से उनकी फैमिलीज़ के ज़रिए इन टच हैं, ठीक है, और वो कहीं और भी इन टच हैं।
वो किसी सियासी जमात और किसी इदारे के साथ भी अलाइंड है। तो हम ये देख रहे हैं, ये नहीं है कि हमारी आंखें बंद हैं या हम जानते नहीं हैं, लेकिन अभी शायद थोड़ा सा लिहाज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें बड़ी परेशान कुन है, इलेक्शन का मैटर है, एक आवाम के मुंतखब नुमाइंदे आ ही नहीं रहे। लास्ट टाइम चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कहा कि आइन का पहला सफ़ा पढ़ें, उसमें चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स की बात हुई है कि अल्लाह की हाकमियत होगी और वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वो कहाँ पर है अवाम के मुंतखब नुमाइंदे? और बकौल हमारे दोस्त हसन अयूब के, जो वो ज़ाहिर बात है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन ये इमारत भी चैन ही चैन नहीं लिख रही है। ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ चीज़ है जो मैं अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, और इससे जैसे कहते हैं ना, वो उसके साथ शायद सिंक नहीं हो पा रहा। शायद वो मामूली सहाफ़ी हूँ, मुझे अभी तक कोई टीवी की स्क्रीन नहीं मिली, इधर ही रुल रहा हूँ, तो शायद इसलिए भी शायद वो बोल लेता हूँ। टीवी की स्क्रीन शायद मुझे भी कुछ दाना वैसे डाला गया था मुझे लास्ट ईयर, लेकिन मैंने रिजेक्ट किया था, तो शायद अगर डाल दिया जाता तो हो सकता है मैं भी आज चैन ही चैन लिख रहा होता। तो नासिर भाई, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? कोई इलेक्शन का मैटर नहीं टेकअप हो रहा, वो हम देखते जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है? शुक्रिया तूर साहब। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया ना कि एक महीना अभी इट्स टू अर्ली टू जज, नंबर एक। नंबर दो, हम पहले दिन से ये बात हर जगह कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो 2-3 ही है। 57,000 डिपेंडेंसी है, वो आपने ख़त्म करनी है। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें, लेकिन उसको कंसिडरेबली तरीके से आपने काम करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि फोकस आपने आम लिटिगेंट्स को देना है, जो आपने कहा ना, बादशाह 2 हैं, 2 नहीं है, बादशाह एक ही है, वो लोग हैं। तो हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन उसको मानता कौन है? ये ना माने पिछले कई माह में माना गया उसको बादशाह, ये ना माने, लेकिन वक्त आपको बता देगा। बादशाह तो तब पता चलेगा ना जब वो जो बादशाह है वो वोट करेगा, आप भी वो विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदगी करेगा। और नासिर भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि वो जो आप कह रहे हैं ना 57,000 केसेस, सबसे ज़्यादा नीचे बैकलॉग लाए थे वो आसिफ सईद खोसा साहब, ठीक है, लेकिन उनको मौरिख गेज करेगा। और अभी भी जो लोग याद रखते हैं वो उनके पनामा फैसले में एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को गॉड फादर लिखने पे, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर खलील जिब्रान की नज़म को बिगाड़ने पर, और फिर यहाँ पर बैठ के उनके दौर में चेयरमैन नैब की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी की, लेकिन वो बैठ के यहाँ पर ये फैसले देते रहे कि हाई उन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड्स तय कर दिए बेल के लिए, नैब के मुल्ज़मान के लिए, तो लोग उनको उस पर याद रखते हैं। उसमें एक चीज़ और भी आप भूल गए, वो आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने पेंडेंसी कम की, तो उसमें एक और भी एलिगेशन है कि जस्टिस रश है वो आप लोगों से पूछें, वो बहुत सारे केसेस उन्होंने इतनी तेज़ी से डिसाइड किए हैं कि वो अभी तक रुल गए हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिला जिसमें जेन्युइन जो इशू था और उसको रिलीफ मिल गया, विक्टिम फैमिली को नहीं मिला, वो एग्रेसर को मिल गया। तो मेरे कहने का जो पहला जो टेस्ट है, लोग गेज पहले पेंडेंसी से ही करेंगे। दूसरा टेस्ट वो इलेक्शन का जब मैटर आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मिलिट्री कोर्ट्स की हियरिंग एडजर्न हुई थी, अभी दोबारा जब भी मर्जी टेकअप हुई। लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि बस धरना केस लग गया, उसके अलावा जो 2-3 ऑब्जर्वेशंस हियरिंग के दौरान आई हैं, जैसे मार्शल लॉ के बारे में हियरिंग्स ऑब्जर्वेशंस आती नहीं हैं, उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरोज के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में, उनके कंडक्ट के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं। ये देखें, जब केस सामने आता है तो केस टेकअप होता है ना, केस सामने आएगा तो जब अभी जो इलेक्शन की तो पिटीशन दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट बार ने, उन्होंने कहा भी, आबिद जुबैरी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जब काजी साहब ने पूछा कि आपने इलेक्शन, तो उन्होंने कहा पिटीशन की हुई है, तो काजी साहब ने कहा आप ये केस से जान छुड़वाएंगे तो हम वो उठाएंगे। लेकिन वो तो एक हफ्ता मैं बता रहा हूँ ना, जो सबसे बड़ा टेस्ट वही है, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, वो उससे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो स्टैंड लिया हुआ है कि इसमें वो करानी है डिलिमिटेशंस, और भी 2-3 इश्यूज़ हैं, तो करानी तो इलेक्शन कमीशन ने, उनको वज़न तो मिलेगा। लेकिन मैंने कहना चाह रहा हूँ कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि टेस्ट यही है। जो आप बात करें सिविल लिबर्टीज़, वो प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हैं, वो बहुत ख़तरनाक है, और उसके साथ हमें कि सिविल लिबर्टीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिटीशन आए ना, पिटीशन भी नहीं आ रही। अब अगर आप समझते हैं कि हर बात में सो मोटो लेंगे, तो वो आप भूल जाएं, सो मोटो इतनी फ्रिक्वेंटली अब नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, पिटीशन सिविल लिबर्टीज़ पर नहीं उस तरह आ रही। मिलिट्री कोर्ट्स की तो पड़ी हुई है, आम इंतखाबात की तो पड़ी हुई है, मैं वही कह रहा हूँ, वो भी लाइक 1 माह हो गया है, अभी भी बहरिया टाउन का आपने लगा लिया। बिल्कुल ठीक है, वो कब्ज़ा माफिया है मलिक रियाज,
ठीक है, मेरी नज़र में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कब्ज़ा माफिया मलिक रियाज है, उससे पहला आपको भी पता है कौन है जिसने पूरे मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी ठीक है, मैं सब मानता हूँ कि उसकी सारी की सारी दौलत हराम की कमाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई बदनुमा फैसला किया हुआ है कि उसके 460 अरब रुपए लेके उसकी वो कब्ज़े की ज़मीन को हिलाल किया। लेकिन चीज़ ये है कि जो मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो अवाम के मैंडेट की है, ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये बैठ के एक वो पपिट्स बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम फलां 8 अरब डॉलर पे 100 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट्स लेके जाएंगे, फलां लेके जाएंगे। भाई आपका मैंडेट कहाँ पे है? आपने 3 माह करना है, आप 3 माह में कहाँ पे 100 अरब डॉलर? लेकिन कोई उनको कहीं ना कहीं से तो तकिया है ना, वो कर रहे हैं। जी नासिर भाई, सॉरी असनाद भाई। देखें, मैं आपको चीफ जस्टिस साबिक उमर अता बंदयाल साहब की नसीहत ही करूँगा कि थोड़ा सब्र करें। अच्छा। सब्र जो है ना इसमें, क्योंकि एक बात तो ये भी है कि जो हमें भी ज़राए से पता चला था वो ये था कि कोई इस किस्म की डील नहीं है, ये प्रोपेगेंडे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जी ये चीज़ें हो जाएंगी। ये एक था, और आपको याद है जब हमारे जर्नलिस्ट की हमारी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस काजी फैसल से, तो मैंने जब वहाँ बात हो रही थी कि जी मीडिया के लिए ये कर दें, मैंने कहा मीडिया तो 184(3) के केसेस के लिए आता है, वो तो आप 1 महीना हुआ लगाए नहीं है। तो मेरा मकसद ये था कि ताकि वो आगे से जवाब आए। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, मैंने तो ओपनली कह दिया है जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट डिसाइड नहीं होता हम कोई 184(3) केस फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मसला बनेगा, फिर बेंच क्या बनेगा। अगर हम अपील कानून जिस तरह अब हो गया है तो फिर होता कि कमेटी नहीं बनाया तो उसका क्या फेट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट पिछले हफ्ते डिसाइड हो गया। इस हफ्ते उम्मीद यही है, अभी भी उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि मे बी केस जो है वो अगले हफ्ते या जुमे को या किसी वक्त फिक्स हो जाए। और जैसे इजाज़ुल एहसन साहब भी मेरे ख्याल कमेटी के मेंबर हैं, वो भी हिम्मत करें, जैसे सरदार तारिक भी, वो भी कोई कह दें चीफ जस्टिस साहब को। तो देखिए बात यह है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर का जो मामला है, बेशक उसमें एक मामला है डिलिमिटेशन का, इंटरप्रिटेशन का मामला है, लेकिन जितना सुप्रीम कोर्ट डिले करेगी और बाद में जब प्रेशर बनेगा और सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी तो फिर कोई नहीं सुनेगा। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने लार्ज मूवमेंट, देखिए पीपल्स पार्टी ने, फिर आप टेकअप करते भी रहेंगे। अगर वो जनवरी से आगे ले जाना होगा, आप केस दिसंबर में टेकअप कर रहे होंगे तो उस वक्त तो वो खेल रहे होंगे कि वो डिलिमिटेशन आ गई है, फ्ला हो गया। देखिए फरवरी देखें ये मार्च, और ये देखें जी लार्ज मूवमेंट, पीपल्स पार्टी, नासिर साहब गवाह हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 60 में से 45 के करीब जज उन्होंने नाइक फार्मूला के तहत बहाल कर दिए थे। कोई टोटल 10-12 जज रह गए थे, ठीक है। और आखिर में ये हुआ कि वो जनरल कियानी की कॉल आई और नवाज शरीफ और उस वक्त नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट मिली हुई थी, तो वो एतजाज़ एहसन साहब भी बीच में थे, तो वो जज बहाल हो गए। तो इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली थी वो उनको क्रेडिट नहीं मिला था पीपल्स पार्टी, और उन्होंने फिर उनका टिनोरी, बल्कि पंजाब से वाइप आउट भी पीपल्स पार्टी को इफ्तिखार चौधरी साहब का क्रेडिट जाता है, जो ज़ियाउल हक नहीं कर सका उन्होंने किया और जरदारी साहब ने, दोनों ने की। तो मसला ये है कि एक चीज़ होती है, टाइम होता है, टाइमिंग होती है हर चीज़। बेशक इलेक्शन जनवरी फरवरी में ही आप डिलिमिटेशन की इंटरप्रिटेशन कर दें कि जी अब डिलिमिटेशन वो डिजिटल सेंसरशिप आप क्या होता है, मरदमशुमारी आ गई हो गई है। मरदमशुमारी के तहत जो है डिलिमिटेशन है, इलेक्शन इतना डिले है, तो एग्जैक्ट क्लियर कट इलेक्शन कमीशन से डेट बेशक जनवरी के आखिरी की ले लें, लेकिन एक क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को होना चाहिए। अगर जितना डिले होगा तो ये परसेप्शन जो बाहर बन रही है और जो पीटीआई है, हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि जस्टिस काजी फैसल ने उनको जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब भी बार बार याद आते हैं, जिन्होंने उन्हें सिविल लिबर्टीज़ पे बेपनाह रिलीफ दिए, उन्हें फ़ौजी अदालतों से भी बचाया, उन्हें इलेक्शन भी दिए पंजाब में, केपी में। बार बार उनका इल्ज़ाम जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसल पे होता है। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि अपनी दुश्मनी पीटीआई से ज़्यादा, लेकिन वो भी इस बात का कहते हैं जी कि कहाँ है इलेक्शन, किधर हैं, और ये है वो है। तो ठीक है, इंटरनल मामलात थे, सुप्रीम कोर्ट में बड़े मसाइल थे। फैज़ाबाद धरना की जजमेंट पे भी इतलात ये हैं कि GHQ को, डिफेंस मिनिस्ट्री को यही कहा गया है कि उस पर कार्रवाई करे, लेकिन जनरल फैज़ जो हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, वो ठीक है, एक डेटरेंस बनेगा। लेकिन मौजूदा हालात में देखें, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ठीक है, उनके लिए भी, वो उनको भी समझ आनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो जो है वो एक कानून और आइन के मुताबिक ही चलेंगी तो उनके फ़ायदा मंद होगी। हर चीज़ फिर अगर ये सुप्रीम कोर्ट
एक लार्जर बेंच बना दे और कह दे कि जी इलेक्शन जो है ये कानून और आइन की इंटरप्रिटेशन है, 90 दिन में नहीं है, जनवरी के एग्जैक्ट डेट इलेक्शन कमीशन, तो ये ख़त्म हो जाए। फौजी अदालतों का मामला है, उसमें 6 रुकनी बेंच केस सुन रहा था, जस्टिस बंदयाल रिटायर हो गए हैं, 5 जजेस हैं, उन्हीं के पास केस लगा दें। जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं और जस्टिस मुनीब बेशक सेट साइड कर दें फौजी अदालतों को और सिविलियन ट्रायल ख़त्म कर दें, तो मसला देखिए अब सिविल लिबर्टीज़ के मामला हो क्या रहा है, वो बेंच नंबर 2 जस्टिस सरदार तारिक साहब के पास लग रहे हैं, और सरदार तारिक साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस दिन प्रेजलाई के उस केस में जो रिमार्क्स थे और वो चीज़ें थी, उसका ये होता है कि उसके चिलिंग इफेक्ट होते हैं हाई कोर्ट, और नासिर साहब इस चीज़ को गवाह है कि हाई कोर्ट में क्या बीत रही है और किस तरह चीज़ें चल रही हैं। जब देखें जब सुप्रीम कोर्ट छोड़ते हैं वो उधर से बाहर से उठा के जब सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की रिमार्क देती है ना कि जी ये, तो फिर कोई जज नहीं करता और इनको अंदाज़ा नहीं कि क्या हालात हैं हाई कोर्ट में, और ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, टाइम बहुत कम है, और अगर ये हफ्ता डेढ़ में मामला टेकअप नहीं, फिर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट करवा भी देना तो क्रेडिट किसी ने नहीं देना, क्रेडिट देना है कि लोगों ने कि प्रेशर या और कोई वजह होगी। अच्छा एक छोटी सी बात करके फिर आपसे मैं सॉरी लंबी बात नहीं कर रहा, 2 बातें मैं करूँगा। देखिए इस वक्त आप अकेला ब्लेम नहीं कर सकते चीफ साहब को, क्योंकि अब कमेटी है 3 मेंबर्स की, उन्होंने डिसाइड करना है कौन सा केस लगेगा। नंबर 1 नंबर के आगे लाए तो सही ना मैटर के ये टेकअप करें ना कि ना करें, वो जो जिस तरह हसनान साहब ने कहा है कि हसनान साहब ने कहा है ना, थोड़ा सा वेट कर लें, वो आ जाएगा। नंबर 1 जो इलेक्शन कमीशन से जो मेरी इतलात है, मेरी इतलात गलत भी हो सकती है, जो वो जनवरी नहीं तो फरवरी के एंड तक उनकी अंडरस्टैंडिंग है, नहीं फरवरी तक, नहीं फरवरी उससे पहले यही तो बात है, उससे पहले जनवरी का एंड बोलते हैं कि फरवरी का एंड बोलते हैं। एक मुल्क में अनसर्टेनिटी है। आप किसी भी सियासी जमात से आज बात करें और उसके रहनुमा से पूछे कि इलेक्शन कब है, वो कहेगा यार कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं कब है। ये हालात है इस मुल्क के अंदर। मरीम ये मरीम आपको कोई लग रहा है कि ये जैसे एक अजीबोगरीब सा मुल्क में जो हालात पैदा हुए हुए हैं, ठीक है, और मुझे तो बड़ी वो हैरत होती है कि इस मुल्क में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से एक SIFC जैसे इदारे बनाकर उनमें फ़ौज का किरदार दे दिया जाता है कि वो मिनरल्स और पता नहीं क्या क्या सारी वो डेवलपमेंट है उसमें उनका किरदार होगा, जबकि एक तरफ फैज़ाबाद धरने में कहा गया कि ये मैंडेट ही नहीं था उनका जनरल फैज़ हमीद का जाके वो दस्तखत करना। वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का मैंडेट है, कहाँ पे आइन में लिखा हुआ है, हल्फ में लिखा हुआ है हमारे फ़ौजी भाइयों के कि सरहद के दिफा के अलावा वो डेवलपमेंट का भी काम करेंगे। तो वो एक पूरा एक हाइब्रिड एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी हो गई है और उसके ज़रिए मुल्क चलाया जा रहा है, और बाय द वे चल रहा है उसके ज़रिए भी नहीं है। तो ये क्या आपको लग रहा है, ये क्या हो रहा है कि हमारी कोर्ट इस सब पे खामोश है और अभी तक कोई, या आपको लग रहा है कि अभी 1 माह हुआ है, अभी टाइम लगेगा? तो देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का ऑर्डर है उसको आए हुए 3-4 दिन गुजरे हैं, तो आई थिंक कि ये सारे जो केसेस हैं इस वीक में अगर नहीं भी फिक्स हुए तो प्रोबेबली नेक्स्ट में हो जाएंगे, और अगर नेक्स्ट में नहीं होते फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ अदालत इन मामलात के ऊपर खामोश क्यों है। एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है इस सब के बीच में वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या अभी जो ज़्यादा मेजॉरिटी है जजेस की, उन सब का एक स्टैंड हमेशा से रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने जो है वो एक हदूद में रहे और जुडिशरी अपने में रहे और जो एग्जेक्टिव का काम है वो करे। तो मुझे ये लगता है कि जब कभी भी इन्होंने वो केसेस टेकअप किए, आई विश कि वो उनको कर लें जल्दी, तो उसके बाद जो आवाम के गिले हैं या आपके और मेरे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस चीज़ों के ऊपर रिजर्वेशन है वो शायद दूर हो जाएंगी और वो पहले की तरह नहीं चलाई जाएंगी। आपके सामने जब मिलिट्री कोर्ट्स की लास्ट हियरिंग हुई थी अगस्त में, तो उस हियरिंग के ऊपर जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो केस कंक्लूड हो जाएगा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो एक पेस चल रही थी उन सब केसेस के ऊपर, तो वो शायद एक बहुत ही जो है मिलिट्री कोर्ट्स को अल्ट्रा वायरस करार देंगे, ख़त्म करेंगे उस मामले को, लेकिन वो नहीं हुआ। वो आखिर जो उनका 1 महीना था वो बड़ा बर्डनिंग सा, बड़ा कंप्रोमाइजिंग सा लगा। तो मुमकिन है कि जब वो केस यहाँ पर महीने माजरत के साथ वो मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पे वो थोड़े जूते छोड़ के निकलते फरार होते नजर आए। लेकिन देखिए वो केस सितंबर तक एडजर्न हुआ था, उसके बाद सितंबर पूरा ख़त्म हो गया, अक्टूबर आ गया, अक्टूबर भी अब अपना जो है वो मिड ख़त्म करके एंड की तरफ जा रहा है, वो केस अब तक फिक्स नहीं हुआ। फिर इस कोर्ट ने लास्ट वीक परवेज़ इलाही का केस लगाया, उसको पिछले हफ्ते तक जो है वो एडजर्न किया। ठीक है, पिछले हफ्ते में समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चल रहा था तब फिक्स नहीं हुआ, वो इस वीक में भी फिक्स नहीं हुआ। उसमें जो अदालत ने ऑब्जर्वेशंस दी, फिर उसके बाद जो कुछ होता रहा, प्रॉब्लम ये है कि
कोर्ट के अंदर अब आई डोंट नो कि वो जो अभी नया लॉ बना है उसकी वजह से तरीक़ेकार अभी तक सेटअप नहीं हो पा रहा या ओवरऑल इनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, बहुत कुछ चीज़ों के अंदर मिसमैनेजमेंट चल रही है। जो एडजर्नमेंट्स जिन डेट्स की दी गई हैं उन पे भी केसेस फिक्स नहीं हो रहे, तो उससे एक अनसर्टेनिटी जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा से जब मुलाकात भी हुई थी प्रेस एसोसिएशन की, तो उसके अंदर यही बात उन्होंने कही थी कि अब तो जो केसेस फिक्स होते हैं वो उनको खुद कर ही नहीं रहे, वो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो वो उससे भी एक जो होपलेसनेस है वो ये क्रिएट हो रही है कि जब चीफ जस्टिस खुद चीज़ों को टेकअप करके सामने नहीं रख रहे हैं, जो कि उनका इख्तियार है हर सूरत में। बेशक अब 3 जजेस की कमेटी होगी, उन्होंने डिसाइड करना है, लेकिन उसके अलावा भी वो कम से कम केसेस को सामने रख तो सकते हैं। तो वो ना रखने से एक होपलेसनेस ज़ाहिर हुई हुई है, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक तक भी ये केसेस फिक्स नहीं होते तो फिर आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर है कि बर्डन इनके ऊपर आता है कि ये इन सारी चीज़ों के ऊपर खामोश क्यों है। सर जी, बिल्कुल। ऐड करना देखिए, आप एक चीज़ को थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करें ना कि मिलिट्री कोर्ट के केस अभी शुरू नहीं हुए, लेकिन मिलिट्री ट्रायल भी शुरू नहीं हुए, वो भी रुके हुए हैं। वो गलत खबर थी कि मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गए, बिल्कुल हम दोनों ने एक जगह से पता किया था, उन्होंने उसको डिनाई किया था। दूसरी बात है कि फैसिलिटेशन भी मिली है थोड़ी सी, जो लोग डिटेन्ड हैं उनको फैमिली मीटिंग्स और उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री कोर्ट का केस मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, मिलिट्री ट्रायल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिविलियंस का नहीं हो सकता। ये भी मैं मानता हूँ कि केस जल्दी होना चाहिए, लेकिन अब ये जिस तरह मरियम ने कहा, अब ये कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो अब ये केसेस भी लगना शुरू हो जाएंगे। हमें उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। साथ में आपने कुछ ऐड तो नहीं करना है? आप कुछ करने लगे? देखिए असद, जो मामलात इस वक्त मुल्क में हैं और जो सूरत हाल 2014 से चल रही है और जो गंद इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ने फैलाया 2012-13 से, और जो एक धरना साजा ये वो, तो एक बात वो भी है कि वो उसने भी तो मुल्क की तबाही की, वो भी तो जमहूरी सोच है। ये वो PTI है जो पार्लियामेंट कहती है कि कॉम्पिटेंट नहीं है। पहली सियासी जमात मेरा ख्याल है किसी मुल्क दुनिया में होगी जो कहती है पार्लियामेंट नहीं, जजेस को एम्पावर होना चाहिए, जजेस करें, आप हम बीच में ट्रकट में। वजह क्या है? क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं है। उनका इशू ये है PTI का कि जो है वो उन्होंने डील करनी थी, बंदियाल साहब को खुश करना था, साकिब निसार को खुश करना था, गुलजार अहमद को खुश करना था, उन्होंने अपने मामला चलाने थे, उनके इंडिविजुअल के साथ डील चलती रही। इसी तरह उनकी इस्टेब्लिशमेंट में जनरल बाजवा या माजी में जनरल पाशा और उनसे चलती रही। तो ये एक जो है इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी तजर्बा किया 2018 का, उसका अभी तक उनको ये जो है ना ये हो रहा है। और वो मेरा ख्याल है कि उसमें मेरे ये है कि अगर करने चीज़ें जो भी हैं रोल बैक भी होनी है, तो वो एक प्रोसेस हो, इलेक्शन में आएंगे 6 महीने में पता चल जाएगा। अगर वो उनको इक़्तिदार मिलता है पता चलेगा रिफॉर्म की क्या, उन्होंने कोई रिफॉर्म ज़ीरो, उनके पास है ही नहीं कोई चीज़ इस वक्त, तो वो चीज़ ख़त्म हो, बजाय इसके कि इस तरीके से हो, तो वो एक मामला है। बाकी मेरा ख्याल है कि लोग जो हैं, अब एक चीज़ ये भी आ रही है कि जो सियासी जमातें हैं हमारी, वो इतनी कमज़ोर हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो 2018 में निकाले गए, अब आ रहे हैं, रियासत हमारी उनको ला रही है, PTI उधर देख रही है, पीपल्स पार्टी को रगड़ा भी लग रहा है, फिर भी खामोश है। लेकिन लोग कहते हैं जी कि जो रिलीफ है वो डॉलर अगर नीचे आ रहा है और पेट्रोल कम हो रहा है, तो वो तो इस चीज़ में भी कंसर्न है। तो सियासी जमातें भी जब तक अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगी, तो लोग कब तक उनको कहेंगे कि जी आप, वो खुद डील के चक्कर में हैं, तो लोग कहाँ तक उनके साथ खड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगी? मैं हसनात की इस बात से पूरी तरह मुतफिक, क्योंकि जब सियासी जमातें खुद इलेक्शन नहीं मांगेंगी तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने क्यों घुसे? और ये कंसर्न बहुत जगहों पर है कि लोग कहते हैं कि भाई ये सियासी जमातें इलेक्शन ही नहीं मांग रही, तो हम कैसे इंटरवीन करें? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये भी निशानदेही करता है। लेकिन सियासी जमातों को सोचना होगा, ये जो हसनात ने कहा, ये पेट्रोल नीचे जा रहा है, ये स्टॉक मार्केट 50,000 क्रॉस कर रही है, ये डॉलर नीचे जा रहा है, ये मेरे आपको शायद लग रहा होगा कि हमारे बड़े फ़ायदे में हो रहा है, लेकिन माजरत के साथ ये जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, और अगर इस मुल्क में इंतखाबात होने दिए गए, उसके लिए कोई नेक शगुन नहीं है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।